अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनने अपनी स्टडीज़ बेसिकली अब्रॉड प्लान करनी है। तो इसमें मैंने हर वो स्टेप जो कि आप लोग मिस करते हो और बाद में आप लोगों के लिए बेसिकली यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ अराइज़ होती हैं 2 से 3 साल के बाद और आपको फिर वहीं बैक स्टेप पे जाना पड़ता है। तो उन चीज़ों को बेसिकली मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है अभी तक तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहें। तो चलते हैं बेसिकली इस वीडियो के मेन पर्पस के बारे में, जिसमें मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि आपने कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं अगर आप फॉरेन स्टडीज़ के लिए बेसिकली प्लानिंग कर रहे हो। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसको मैं कहता हूँ कि ये आपकी बेस है, वो है बेसिकली रिसर्च द कंट्री वेल, स्पेशली रिगार्डिंग द जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड पोस्ट स्टडी ऑप्शंस। क्योंकि अगर आप कंट्री को प्रॉपर रिसर्च नहीं करोगे तो आपके लिए यहाँ पे डिफ़िकल्टी ये हो जाएंगी कि आप 2 साल के बाद यही प्लानिंग कर रहे होगे जो कि बेसिकली आपको पहले स्टेप पे करनी चाहिए थी। तो जिस कंट्री को भी बेसिकली आप टारगेट कर रहे हैं, बेटर यही है, यू हैव टू एक्सप्लोर ईच एंड एवरी ऑप्शन। लाइक वहाँ पे ड्यूरिंग स्टडीज़ आपके लिए जॉब्स की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप स्टडीज़ जब कंप्लीट करते हो तो उसके बाद आपके लिए पोस्ट स्टडी क्या ऑप्शंस रखे हुए हैं उस कंट्री में। तो अगर आपका इरादा है वहाँ की उस कंट्री का बेसिकली पीआर प्लान कर रहे हैं और वो कंट्री आपको पोस्ट स्टडी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देती, तो आई थिंक इट्स बेटर टू like think for another country instead of this one which you are planning. सेकेंड, जब आप उस कंट्री को बेसिकली एक्सप्लोर कर लें और आप समझ जाएं कि कंट्री आपके लिए बेहतरीन है, सो ट्राई टू लिस्ट डाउन देयर इंस्टीट्यूट कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट आपके बेसिकली प्रोग्राम को ऑफ़र कर रहे हैं। एक एक्सेल सी सिंपल शीट बनाएं, उसमें यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट बनाएं। उस वहाँ पे आपने उस यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन देनी है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी किस बेसिकली पीरियड में एडमिशन्स ऑफ़र करती हैं, उनकी एप्लीकेशन फ़ीस है या नहीं है, और नॉर्मली क्राइटेरिया क्या है। अगर आप इजीली मीट आउट करते हो तो अगर एप्लीकेशन फ़ीस भी दे दो तो आपके लिए इतना इशू नहीं होगा, लेकिन अगर आप एडमिशन क्राइटेरिया ही मीट नहीं कराते तो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दैट। बेस्ट ऑप्शन यही है, प्लान यूर आइल्स, बिकॉज इट्स गोइंग टू टेक यू टू द टॉप 5 to 10% ऑफ द एप्लीकेंट। क्योंकि नॉर्मली जो एशियन कंट्रीज से अप्लाई कर रहे होते हैं, दे don't do this step, like they skip IELTS and they try to get admission without IELTS. So if you have an IELTS or TOEFL or the acceptable English language, it's gonna take you to the top 5 or 10% of the applicant. So you have more chances to secure admission. अब जब आपने ये चीज़ें आइल्स भी आपका होगी या कंट्री भी आपने वो सेलेक्ट कर ली, प्रोग्राम्स भी आपकी चीज़ें सेटल डाउन हो गई, तो उस कंट्री के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन आप प्रिपेयर कर लें। जैसे अगर किसी कंट्री के लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट अपने होम कंट्री से अटेस्ट करवाने हैं तो यू हैव टू डू दैट क्वाइट इन एडवांस, क्योंकि अगर आपकी फ़ाइल कंप्लीट होगी तो आप ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करा सकते हो। जैसे कुछ कंट्रीज़ की रिक्वायरमेंट होती हैं कि आपके डॉक्यूमेंट beside your foreign office, it should be attested from the concerned embassy as well. So you have to attest them quite well in advance. उसके बाद आ जाते हैं the main purpose or the main which I call it crux of your admission decision. That's basically motivation letter. So you have to plan your motivation letter and make it according to the program you are applying. क्योंकि कुछ स्टूडेंट यहाँ पे बना बनाया या ऑनलाइन कॉपी पेस्ट करके मोटिवेशन लेटर भेज देते हैं। सो यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड दैट द मोटिवेशन लेटर you had copied for
the program application might be someone already sent it. So they have a quite a huge database of the applicant, and they can easily detect that one like you had copied. So if you are not able to make a motivation letter, it's better not to waste your time and the university, and don't waste the money on the application fee. So you have to make a well managed motivation letter for getting admission in the top university, especially in the top countries like Germany. If you are searching for free admission, free studies, you like Sweden, Norway, and those countries. Might be you will get admission in a low ranked university, but you have to target the top universities. अब जब आपकी ये चीज़ें रेडी है, तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप उस कंट्री की स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करें. ये स्टेप नॉर्मली हम मिस आउट कर देते हैं, और हम अपनी फंडिंग, पर्सनल फंडिंग पे बेसिकली वहाँ पे चले तो जाते हैं, लेकिन चूँकि इट्स वेरी मच डिफ़िकल्ट टू मैनेज योर financials while you are studying. So you have to keep that in mind. If you can get a scholarship, that would ease many things over you, and you can plan your studies and secure even a job after that as well. तो ये चीज़ आप मेन जहन में रखें. आपके पास जितने भी स्कॉलरशिप ऑप्शंस अवेलेबल हैं, चाहे वो फंडिंग ही वहाँ की गवर्नमेंट कोई दूसरे ऑप्शन से कर रही हो, आप उसको अवेल ज़रूर करें, क्योंकि ये आपको काफ़ी चीज़ें ईज़ आउट करेंगे. अगर आप पर्सनल फंडिंग पे जा रहे हो, तो आप अपनी फंडिंग को वेल एडवांस प्रिपेयर करें. जैसे स्वीडन में मैंने एक चीज़ देखी थी कि जब लोग आ रहे थे, तो वो मैक्सिमम अपने साथ एक सेमेस्टर की फ़ी वहाँ से पे करके और सिर्फ लिविंग लेके आ रहे थे. तो उनका ये बेसिकली माइंड था, क्योंकि उन लोगों ने प्रॉपर रिसर्च नहीं की थी. यहाँ पे आके वो फिर उनके लिए डिफ़िकल्टियाँ हो रही थी, जैसे वो सेकेंड सेमेस्टर की फ़ी ही नहीं पे कर पा रहे होते. तो ये चीज़ आपने क्वाइट वेल प्लान करनी है कि बेसिकली मैंने एटलीस्ट इतना फंड्स लेके जाना है, ताकि अगर नेक्स्ट ईयर की स्टडीज़ के लिए मैंने कमाने भी पड़े, तो मेरे पास उतना टाइम हो ताकि मैं मैनेज करूँ. उसके बाद जो एक मेन चीज़ है, उस कंट्री के लैंग्वेज बैरियर को ज़रूर जहन में रखें. अगर आप इंग्लिश कंट्री जा रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी आसानी होगी, लेकिन अगर आप किसी ऐसे कंट्री में जा रहे हैं जहाँ पे जॉब के लिए लैंग्वेज के बगैर आपको मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी है, जैसे अगर मैं बात करूँ फ्रांस की या जर्मनी की, तो मैंने वहाँ पे स्टूडेंट को ये चीज़ कहते हुए देखा है. वो कहते हैं कि लैंग्वेज के बगैर हमें जॉब ही नहीं मिल रही है, इवन दो देयर एप्लीकेशन is rejected on a very first stage of application process. So you have to research that as well. And if you are positive on that, and you can do a language course, like initial one from the home country, like I have seen many people, like if they move to Germany, France, and even other countries, they do the basic language from the home country, and after that it's quite easier for them to secure a job and plan your studies, their studies accordingly, and even they are managing everything like fees and family over there. उसके बाद एक टिप है कि जब भी आप कंट्री मूव होते हैं, बेसिकली आपका एडमिशन हो गया, उसके बाद आपका वीज़ा भी लग के आ गया, तो एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि अकोमोडेशन जो है, ट्राई टू कीप योर अकोमोडेशन इन द मेन सिटीज़, क्योंकि आपके लिए ये आसानी होगी कि आपको रोज़ जॉब के लिए मूव आउट नहीं होना पड़ेगा. तो कोशिश करें कि अगर आपको यूनिवर्सिटी कोई अकोमोडेशन ऑफ़र कर रही है, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में काफ़ी फ्रॉड होते हैं अकोमोडेशन के रिगार्डिंग, तो बेस्ट यही है, यू कैन ट्रस्ट द यूनिवर्सिटी एंड यू कैन गेट योर अकोमोडेशन फ्रॉम देम. तो यहाँ पे ये स्ट्रिक्ट रूल नहीं होता है कि आप अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी की छोड़ नहीं सकते, या आपके लिए डिफ़िकल्टी होगी उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करना. तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाते ही नहीं है यूनिवर्सिटी. Normally you have to give them 3 months or 2 months notice, and then you can leave the accommodation of university and move to somewhere else if you find a better option. उसके बाद जो एक और टिप है, आप अपने फेसबुक पे काफ़ी कंट्रीज़ के और कंट्री वाइज और इवन सिटीज़ वाइज इन लोगों ने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, कम्युनिटी. ट्राई टू ज्वाइन देम.
So what it's going to help you, you can search for different questions, you can post your queries over there, and you can even look for a job, because many people who are already there since years, so they can offer you a job over there as well. तो ये आपको एक आसानी बेसिकली क्रिएट करेगी. उसके बाद एक और चीज़ है जो कि लोग यहाँ पे आके बाद में प्लान कर रहे होते हैं. अगर आप फैमिली के साथ मूव होना चाहते हैं तो वन थिंग, यू कैन मैनेज एक्सपेंसेस. सेकेंड, वो कंट्री आपको ड्यूरिंग स्टडीज़ फैमिली वीज़ा देती भी है कि नहीं. जैसे मुझे काफ़ी क्यूरीज आती हैं बेल्जियम के रिगार्डिंग, और इसके अलावा नीदरलैंड और जर्मनी के रिगार्डिंग, कि क्या मैं वहाँ पे अपनी फैमिली को बुला सकता हूँ कि नहीं. तो माई आंसर इज़ ऑलवेज no, because I have seen that, and it's even impossible for someone to get a visit visa during your studies, because they will straight away deny due to financial issues. तो आप उस कंट्री का ये ऑप्शन ज़रूर एक्सप्लोर करें, और ये चीज़ें जहन में रख के आप प्लान करें. तो उम्मीद है कि अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे, so you will land in a better country and you will be in a much better position to plan and get everything what you had planned for. Like you want to secure a job, you want to have PR of that country, so it won't be a problem. So follow these steps and I hope it's going to help you a lot in your decision making. बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें, वो जो स्टडी प्लान कर रहे हैं और उनके लिए डिफ़िकल्टी हो रही है. तो ये चीज़ें बेसिकली उनको काफ़ी हेल्प आउट करेंगी. तो बाकी एंड पे यही है, बेस्ट ऑफ लक. अगर आपको फिर भी कोई इशू हो किसी कंट्री के बारे में, so you can comment. If I'm not able to help, I can refer you someone and I will try to accommodate you guys. So Allah Hafiz and best of luck.